एंड हर्डल के अलावा आपने हाई जंप में भी अच्छा परफॉर्म किया, आपने जैवलिन भी की, आपने डेकैथलन भी किया एंड देयर वाज अ टाइम जब आपके 4 नेशनल रिकॉर्ड होते थे एक टाइम पे। तो आपको आपका बेस्ट इवेंट कब और कैसे मालूम चला कि ये इवेंट में मैं सबसे अच्छा हूँ? मेरे को तो अभी तक भी नहीं मालूम कि मेरा बेस्ट इवेंट कौन सा होना चाहिए था। मैं जब एक्सपीरियंस हुआ तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे मेरी लॉन्ग जंप थी, ब्रॉड जंप में दोनों पाव से लगाता था। 3 जंप में लेफ्ट से भी लगा लेता था, 3 राइट से भी लगा लेता था। इसका मतलब यह था कि मेरा ट्रिपल जंप ये बहुत अच्छा होना चाहिए था। पर उसके बाद मेरी स्पीड इंडोरेंस भी काफी थी, सब कुछ था। पर अगर मैं 400 मीटर हडल पे कॉन्सेंट्रेट किया होता तो आई पर्सनली फील कि वो मेरे लिए बेस्ट इवेंट वो होना था। किसी ने आपको नहीं बताया कि आपका बेस्ट इवेंट कौन सा है? आप यदि मेरा ये बताया कि 1960 में जब मैं डिकैथल में सेलेक्ट हुआ था कैंप के लिए, पर जब डिकैथल का ट्रायल हो रहे थे तो उसमें जो हाई जंप इवेंट होता है, मैं उसमें 2.02 मीटर यानी कि 6 फीट 7 इंच मैंने उसमें हाई जंप कर ली और 2 मीटर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड था। आई कुडंट क्वालिफाई इन डिकैथल फॉर द ओलंपिक बट आई कुड क्वालिफाई इन हाई जंप। इसका मतलब कि 60 में मैं हाई जंप में क्वालिफाई होके उधर गया और 62 में मैं डिकैथल की और हडल भी की थी, पर उस वक्त मेरी टांग में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी। तो मैं फिर भी गोल्ड मेडल तो मिस्टर सैनी की वजह से जीत गया, क्योंकि उनका पर्सनल मोटिवेशन और पर्सनल उनका समझाना ये करना, तो मैं गोल्ड मेडल तो डिकैथल में जीत गया। तो उसके बाद वो मेरे एल्बो प्रॉब्लम भी थी, शोल्डर प्रॉब्लम भी जैवलिन के साथ हो गई थी। कोई हमारे कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट का फैसिलिटी थी नहीं, तो मेरे को डिकैथल छोड़नी पड़ी। और मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हर्डल करो। जब मेरा हर्डल मेरे को इजी लगता था, हाई जंप भी अच्छा लगता था, लॉन्ग जंप भी अच्छा लगता था, पर ज्यादा मैंने कॉन्सेंट्रेट जो था 62 के बाद, 63 में तो कोई काम वगैरह लगा नहीं था। पाकिस्तान की आपने चाइना की लड़ाई के बाद 62 के बाद तो कोई खास कोई ट्रेनिंग हुई नहीं थी। पर 64 में मैं जब नेशनल गेम्स हुई अपने कलकत्ता में, तो उधर मैंने 14.4 सेकंड करके नेशनल रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद मैंने 400 मीटर 100 मीटर हर्डल जो है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। टोक्यो ओलंपिक्स में आप टीम के कैप्टन थे और 1962 एशियन गेम्स में आप बेस्ट एथलीट बने थे। तो डेकैथलन में जो आपकी 400 मीटर की रेस थी, आपने एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताई थी, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वो स्टोरी आप खुद बताएं और सबके साथ शेयर करें। नहीं, मैं बताया ना आपको कि मेरे जो राइट नी के पीछे का हिस्सा जो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, तो मेरे से तो चला भी नहीं जाता था। और बेसिकली मैं रो ही रहा था। मैंने बोला मिस्टर सैनी से, जो मेरे कोच थे, कि मैं डिकैथल नहीं कर सकता, मेरे से चला नहीं जाता। वो कहते हैं यार तेरा कोई कंपटीशन नहीं है, तुम करो। 100 मीटर भी बड़ी मुश्किल से की, लॉन्ग जंप भी जो है पहली दोनों तो बहुत खूबसूरत थी, क्या तीसरी में ठीक कर गया। शॉर्ट पुट भी मैंने स्टैंडिंग ही किया, तो हाई जंप भी आई कुडंट गिव माय बेस्ट। और जब 400 मीटर से पहले तो मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मैं इसको डिसकंटिन्यू कर देता, मेरे से डिकैथल नहीं होगी। मिस्टर सैनी कहते हैं बेब को मत बन, तू इसको रेस लगा ले, तू कितने में भी लगाएगा तू तेरा गोल्ड मेडल है ही है। तो उन दिनों 6 लेन के ट्रैक होते थे, मेरे को 6 लेन मिल गई, तो स्टैंडिंग स्टार्ट में उसको अलाउड था। तो मैं खड़े होकर मेरे को था कि मेरे से रेस तो अच्छी लगनी नहीं। मैं पता नहीं कैसे हुआ, को 300 मीटर तेज लग गई या कैसे लग गई, मैं रेस लगाकर तो फिनिश के ऊपर गिर गया। जब गिरने के बाद मैंने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा तो मेरे को दुख सा हुआ कि यार मेरी ताकत भी थोड़ी सी लग गई है। तो टाइमिंग तो 58.4 सेकंड बहुत खराब है। मैंने दोबारा देखा अच्छी तरह, तो इट वाज 48.4 सेकंड। डिकैथल में आई को डू 48.4 सेकंड। ये मिल्खा सिंह और उसके बाद मक्खन सिंह के बाद पूरी एशिया में ये मेरा बेस्ट टाइमिंग था 48.3 सेकंड। तो उसके बाद मेरा कोई खास कंपटीशन नहीं था, मैं अपना घर करा के आई कुड मैनेज टू कंप्लीट द डिकैथल। तो आई एम हैप्पी I could win the gold medal and I was declared the best Asian athlete. That was a really big achievement कि एशियन गेम्स में कोई इंडिया का मेल एथलीट 1960s में बेस्ट एथलीट बना हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे। पहला था। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि मेरे जो ट्रेनिंग है मिस्टर
चौहान, विजय सिंह चौहान, वो भी बने थे। उनको आयरन मैन ऑफ एशिया कहता था। तो मेरे को आई एम नॉट श्योर, पर मैं ये है कि पहला एथलीट था जो कि डिक्लेयर हुआ बेस्ट एशियन एथलीट। टोक्यो ओलंपिक्स में आप 5th थे, इंडिया पहुंचे, तो आपका क्या माइंडसेट था इंडिया आने के बाद? नहीं, कुछ भी उसके बाद कोई सोचा ही नहीं, ना किसी ने कोई गाइड ही किया। असली बेसिकली ये था कि टोक्यो ओलंपिक से पहले आई हैड गॉन ऑन डेपुटेशन टू इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि 1960 ओलंपिक जब मैं गया था तो उन दिनों में कोई, आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, उन दिनों कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि जब बाहर ओलंपिक में जाओगे या नेशनल में पार्टिसिपेट करोगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। तो जो कैंप वगैरह में मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, मैंने 6-7 महीने 1960 में मेरे को तनख्वाह ही नहीं मिली थी कोई भी, एंड मैं ओलंपिक भी गया था तो विदाउट पे ही गया था। और 64 में मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मेरे को अगर तनख्वाह नहीं देनी तो मैंने ओलंपिक नहीं जाता। तो मिस्टर VN मलिक जो पहले डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, तो वो ही वाज काइंड इनफ, और उन्होंने मिस्टर RT नागरानी से कहा कि आप इनको मेरे पास डेपुटेशन में IBA भेज दो। तो CRP से तो कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेपुटेशन पे नहीं गया था। एनी हो, मेरे को IBA में भेज दिया। उसके बाद में जब वापस आ गया तो मैं उसको था असिस्टेंट AC1 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 था। उसके बाद उन्होंने मेरे को DCIO यानी कि डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर प्रमोट कर दिया। तो उसके बाद कोई पर्सनल मैटर्स कुछ नहीं की, ना मेरे को किसी ने कहा ही। तो उसके बाद स्पोर्ट्स से कुछ इंटरेस्ट कम हो गया। जो 4 इवेंट आपने उस समय किए थे, वो चारों के चारों इवेंट्स बहुत ज्यादा टेक्निकल थे, आज भी बहुत टेक्निकल हैं। तो उस समय आपने हाई जंप, डेकैथलन और 110 हर्डल किया, और कितना मुश्किल था इन टेक्निकल इवेंट्स को करना? नहीं, आप ये देखिए कि एक जेवलिन जो है, जेवलिन भी बहुत टेक्निकल था, पर मेरे को जेवलिन के बारे में कोई खास नॉलेज वॉलेज नहीं थी। हाँ, मेरा जेवलिन का रिकॉर्ड जो है वो 10 साल तक रहा है। हाई जंप में भी मेरी कोई विदाउट टेक्निक, मैं जैसे लॉन्ग जंप लगाते हैं ऐसे सीधी जंप लगाता था, आता था 90 डिग्री जैसे लॉन्ग जंप लगाते हैं, दोनों पाँव लगाकर ऊपर कूद जाता था। इसको रंधावा कट कहना शुरू कर गए कि रंधावा कट से ये करेगा। मैंने कोई टेक्निक मेरे को नहीं आई, ना जेवलिन की ना मेरे को आई इसकी कोई हाई जंप की, पर नेशनल रिकॉर्ड में दोनों के जो है वो भी कर गया। और मैं ज्यादा मैं कंफर्टेबल फील करता था हर्डल में। कोई टेक्निकल मेरे को किसी तरह की इसकी कोई नॉलेज या किसी ने कोई ऐसी गाइडेंस या कोई ऐसी कोचिंग की हो, नहीं, मैं ऐसा मेरी किस्मत में नहीं था। या जैसा भी है, पर मेरे को अच्छा है कि मेरे को एक ये था कि मेरे को अपने इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस इवेंट में भी पढ़ दूंगा उसमें मैं अगर नेशनल रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कम से कम गोल्ड मेडल तो ले ही सकता। आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके बाद पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपको डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया। तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मिला होगा कि हाँ, मेरे अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है। नहीं, हमें तो पता नहीं था कि ये अर्जुन अवार्ड क्या होता है। तो ये तो नंबर 2, उन दिनों में कोई ऐसा कोई एप्लीकेशन भी नहीं होती थी, कोई किसी की सिफारिश भी नहीं करती थी, और फर्स्ट टाइम मिलना था। ये तो 60 फादर ईयर 61 जब 62 में मेरे को पता चला कि मेरा नाम दे दिया अर्जुन अवार्ड। मुझे क्या पता था कि अर्जुन अवार्ड क्या होता है। तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ जाना था, तो मैं तो 3 व्हीलर किंग्स कैंप रहता था पुलिस लाइन में, उधर से 3 व्हीलर स्कूटर लेकर आए, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में और पंद्रह बाहर ही खड़ा कर दिया। उधर से चलकर दूसरे लड़कों के साथ मिलकर अपना अर्जुन अवार्ड लिया और अपना स्कूटर पकड़ा, 3 व्हीलर, अपने किंग्स कैंप में चले गए। क्योंकि उन दिनों में कोई इंसेंटिव, कोई पैसा या कोई चीज या कोई ऐसी चीज नहीं मिलती थी। और इतनी बड़ी खुशी थी कि मैं था, प्रिंसिपाल सिंह थे, ये बाकी जो पुराने और जो स्पोर्ट्समैन थे उनसे मुलाकात होगी, बस इतने में खुश थे कि अर्जुन अवार्ड मिल गया। बाकी ये है कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी 64 की, आई वॉज एक्सपेक्टिंग राजा बलिंदर सिंह इस बात श्योर कि मेरे को पद्मश्री जो है 65 में दिया जाएगा। और 65 तो क्या, वो 75 भी चले गया, 85 भी चले गया, 95 भी चले गया, ये किसी ने दिया ही नहीं। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कि मेरा किसी ने केस टाइमली किसी ने सबमिट ही नहीं किया। जहाँ कुछ करते थे, किसी ने दिसंबर में मेरा लेटर लिख दिया, किसी ने कर जनवरी में। वो ये जो है जिनकी तारीख कट ऑफ डेट होती है,
31 अगस्त तक जानी चाहिए, वो किसी ने टाइम पे भेजा नहीं था। वो करते 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 ये मेरे को फिर 2005 में जो है जो मिलना था 65 में, वो 2005 में मिल गया। बट स्टिल आई फील हैप्पी, बेटर लेट देन नेवर। जो भी कोई खिलाड़ी होता है उसके अपने कुछ फेवरेट एथलीट्स होते हैं। सो मैं यहाँ जानना चाहूँगा आपके 5 ऐसे कौन से इंडियन एथलीट्स हैं जो आपके हिसाब से आपके पसंदीदा एथलीट्स हैं और जो बहुत अच्छे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वो कौन से ऐसे एथलीट्स हैं? कि मेडल की तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरे हिसाब से जो बेस्ट जो थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, वो अंजू बॉबी जॉर्ज की थी। तो इससे पहले महेंद्र सिंह गिल जो है ट्रिपल जंप में, उसने वर्ल्ड इंडोर का भी रिकॉर्ड रखा था। ही वॉज कैपेबल ऑफ विनिंग ए मेडल, बट उसकी लक में नहीं था। जा क्या हुआ मैंने क्या जानता। तो बाकी पीटी उषा के टाइम पे तो खैर आपको पता ही है कि वो ओलंपिक में पूरे कंट्री पार्टिसिपेट नहीं किए, बट स्टिल शी गेव वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसा शरीर मैं भी नहीं कोई देखा जिसके 4 रिकॉर्ड हों। मेरे मैन सेक्शन में 4 रिकॉर्ड, उसके विमेन सेक्शन में 4 रिकॉर्ड रहे हैं। बाकी इंडिया की हिस्ट्री में मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि कोई और भी ऐसा शरीर है जो कि इतने या इससे ज्यादा भी रिकॉर्ड पैदा करे। So according to you, who are the athletes who are the medal prospect, या ऐसे एथलीट्स जो मेडल से चूक गए हों आपके मुताबिक? सबसे ज्यादा तो पहले ये था कि मिल्खा सिंह का और पीटी उषा का जो था मेडल, ये मिस हुआ। और मेरा तो लोग ऐसे कहते हैं मेरा मेडल का था, मैं तो फिफ्थ था, तो मैं तो फोर्थ भी नहीं था। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि मैंने आई मिस द मेडल, अंदर कुछ रिग्रेट या कोई और हो। पर ये मिल्खा सिंह का और पीटी उषा का जो मेडल मिस हुआ है, इसका दुख है कि दे डिजर्व। आप ऑलरेडी यंग एथलीट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी एथलीट्स को? तो मेरे को ये है जी कि मेरा ख्याल आज तक इंडिया की हिस्ट्री में किसी डिसिप्लिन में भी ये कोई ऐसा मौका नहीं हो किसी को मिला होगा। मैं 19 साल से एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है चेयरमैन हूँ सिलेक्शन कमेटी। तो मैं अभी यही देखा है कि नॉर्मली जो हमारे एथलीट्स हैं या प्लेयर्स भी हैं और भी हैं, इनका मेन एम ये है टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक। एंड आई डोंट थिंक कि ये कभी सोचते हैं कि हमने वी हैव टू गिव बेस्ट परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक। दे गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस और दे कम आउट इन द पीक जो है ड्यूरिंग द ट्रायल्स ओनली। उसके बाद इनका वो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि इनको एम होना चाहिए कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो ओलंपिक में देनी है। इसे बार बार कहते भी हैं। और आजकल के बच्चे जो हैं ये तो बेसिकली प्रोफेशनल हैं। ये तो स्पोर्ट्स हमारे टाइम पे जो थी कि पैशन था, आजकल तो बिजनेस है। ये तो बगैर जो है जान से को मिलता गिलता नहीं है। ये तो पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। आने वाले ओलंपिक्स में किस इवेंट में आपको लगता है कि इंडिया के मेडल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं? हम तो हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं रिले टीम के लिए, जो विमेन रिले टीम, पर अभी तक इसका आया नहीं चांस। हमारे अभी मेरे हिसाब से जो है हमारे वॉकर जो हैं दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और वॉक में मेडल तो मैं नहीं कह सकता ले सकते हैं, पर ये बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें ये जरूर देंगे। आपका ओलंपिक करियर बड़ा सक्सेसफुल रहा। कुछ ऐसी मेमोरीज भी होंगी जो आप शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। कोई यादगार आपका किस्सा किसी एथलीट के साथ, प्रवीण कुमार के साथ, या कोई आपका जूनियर या सीनियर एथलीट हो कोई? मैं प्रवीण कुमार के साथ, प्रवीण बहुत छोटा है, बहुत बच्चा है, तो प्रवीण मेरे साथ कभी ओलंपिक में गया ही नहीं। ओके। तो 66 कॉमनवेल्थ जो हुई थी किंगस्टन जमैका में, उस वक्त हम इकट्ठे थे। अजी मेरा बड़ा दोस्त है, बड़ा खुशदिल आदमी है। अभी भी वी आर इन टच। अभी जैसे जो आजकल जो घर में फंसे बैठे हुए हैं, फंसे के हैं, अच्छा है, आराम के साथ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनके साथ माली आता है और टाइम निकाल लेते हैं। आप अपनी बुक के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, खास तौर से जो एथलेटिक्स के लोग हैं उनको। आपकी मेमोरीज हैं, उसमें बहुत कुछ है। सो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपनी बायोग्राफी जो थी वो लिख रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। मैं जल्दी तैयार करके, मेरा आइडिया ये था कि
ओलंपिक जो थी टोक्यो में ही उसको रिलीज करूं, और टोक्यो तो ओलंपिक हो नहीं रही। अभी मैं अपने लड़का रंजीत रंधावा, जो कि बहुत ही अच्छा हर्डर था अपने टाइम के ऊपर, जिसने 19 साल की उम्र में नेशनल जो था चैंपियन बन चुका था अपने 100 मीटर हर्डल में। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जब सेंट स्टीफन में पढ़ता था तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का भी 100 मीटर हर्डल का उसने रिकॉर्ड किया, जो कि 10 साल तक रहा था। तो उसने भी मेरे कहा कि अभी आप जो 3 मार्च जो हमारी मैरिज यूनिवर्सिटी आएगी अगले साल, अब उस किताब को रिलीज करो। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये जो स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए ये एक अपनी मेमोरी जो है सब कुछ जो है, कैसे ट्रेनिंग हुई, कैसे सर्विस ज्वाइन की, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या हुआ, उसमें सारी डिटेल दे रखी है। तो आई होप दैट आई विल बी एबल टू रिलीज दैट बुक ऑन 3rd of March 2021। I authorize you now even कि आप जो गो हैव विद द चर्च भी आपने ये नहीं कि उसी की ट्रांसलेशन करनी है, यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, जो कुछ मैंने इंग्लिश में लिखा है उसको आप अच्छे तरीके से जो भी पब्लिक को हिंदी में समझ पड़े, या अट्रैक्टिव हो, या मीनिंग हो किसी तरह हो, इट विल बी माई पढ़ाई। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी को? मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ कि अभी जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होती, अपने घर में जो है प्रैक्टिस अपने जैसे बॉडी वेट के साथ, जब घर में दूसरी स्पॉट रनिंग है या जॉगिंग, लाइट जॉगिंग जो है अपने कंटिन्यूस अपने घर में जो करें। अभी तो शायद मंडे से कुछ ना कुछ ये अलाउ भी कर देंगे, पर इनको इससे जो है कोरोना से बच कर रहना चाहिए। सबसे जरूरी है इनकी हेल्थ, और जो जो गवर्नमेंट इनको इंस्ट्रक्शन देती है उस गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन जो है स्क्रूपुलसली जो फॉलो करें। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं गलत काम करना चाहिए जिसके साथ इनकी सेहत के ऊपर कोई असर पड़े। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपना वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी मेमोरीज हैं आपके पास, इतने अचीवमेंट है आपके, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जो चीज़ें आपने बताई हैं और जो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है हमारे एथलीट से, बहुत जल्द इंडिया एथलेटिक्स में पोडियम फिनिश करेगा। और हम भी यही दुआ करते हैं, यही प्रे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।